नमस्कार दोस्तों, मिशन सफलता हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल के नामकरण एवं काल विभाजन के महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप वर्ग 1, वर्ग 2, यूजीसी नेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बिना स्किप किए हुए क्लास को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आदिकाल का काल विभाजन एवं नामकरण। दोस्तों, अलग अलग विद्वानों ने इस काल को अलग अलग नाम दिए हैं और इसकी सीमा भी अलग अलग मानी है। इसलिए यह काल से परीक्षा में हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके किस विद्वान ने क्या नाम और क्या समय सीमा मानी है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका प्रकाशन 1888-89 माना जाता है। ग्रंथ में सबसे पहले डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं नामकरण की प्रथा प्रारंभ की थी। इसलिए इन्हें प्रथम कवि माना जाता है जिन्होंने नामकरण और काल विभाजन प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले नामकरण इन्होंने इस काल को चारण काल कहा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो उन्होंने इस काल को चारण काल कहा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। और उन्होंने समय सीमा, इन्होंने इसकी शुरुआत 713 ईस्वी से 1457 ईस्वी मानी है। परीक्षा उपयोगी तथ्य। ग्रियर्सन ने इस कालखंड के अंतर्गत 952 में से 9 कवियों का उल्लेख किया है। कितने कवियों का उल्लेख किया है? 9 कवियों, जिसमें हैं कुमार सिंह, कीर्ति सिंह, अनन्यदास, चंद जागनिक, जोधराज, सारंगधर, केदार और मधुकर कवियों को शामिल किया है। अंतर्विरोध एवं रिएक्शन का कारण। तो कुछ विद्वानों ने इस ग्रंथ पर विरोध प्रकट किया है और कहा है कि ग्रियर्सन 700 ईस्वी की बात तो करते हैं, लेकिन उस समय के किसी भी चारण कवि चारण रचना का प्रमाण नहीं दे पाए, क्योंकि चंद और जागनिक तो बहुत बाद के कवि हैं, 12वीं-13वीं शताब्दी के कवि हैं। इसलिए इनका काल विभाजन दोषपूर्ण माना। इस आधार पर इस ग्रंथ को विद्वानों ने दोषपूर्ण माना। फिर भी इस ग्रंथ को साहित्य में मील का पत्थर कहा और माना गया है, क्योंकि जो बाद के ग्रंथ लिखे गए इसी को आधार मानकर लिखे गए हैं। नेक्स्ट हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका प्रकाशन 1913 में हुआ था। यह प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1913 याद रखना है। नामकरण, इन्होंने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। तो मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है और इसे 2 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व प्रारंभिक काल, जिसकी समय सीमा मानी है संवत 700 से संवत 1343, और दूसरा है उत्तरा प्रारंभिक काल, जिसकी समय सीमा मानी है संवत 1344 से संवत 1444। मिश्र बंधु ने इसकी समय सीमा मानी है। यह प्रश्न प्रीवियस असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि मिश्र बंधु ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। तो उन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया है।
विद्वानों द्वारा इस ग्रंथ का अंतर्विरोध किया गया तो क्या कहा? शुल्क जी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि केवल यह आकारगत या संख्यात्मक विभाजन है, इसके पीछे कोई भी साहित्यिक या प्रवृत्ति मूलक वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो यह स्टेटमेंट मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने कहा कि यह केवल आकारगत संख्यात्मक विभाजन है, इसके पीछे कोई साहित्यिक या प्रवृत्ति मूलक वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो यह भी विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीरगाथा काल, तर्क और विवाद। तो अब आते हैं इतिहास के सबसे मजबूत स्तंभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था, विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसकी डेट हमेशा पूछ ली जाती है। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। परीक्षा में इसके समय और ग्रंथ पर 11 प्रश्न बनते हैं, तो इसे विशेष रूप से याद रखना है। समय सीमा, उन्होंने आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से 1375 मानी है। यदि इसे ईस्वी में कन्वर्ट किया जाए तो इसमें से 57 माइनस करते हैं, तो संवत में से 57 माइनस करने पर वह ईस्वी में कन्वर्ट हो जाता है। तो 933 ईस्वी से 1318 ईस्वी इसकी समय सीमा निकलती है। तो यह विशेष रूप से रखना है। दोनों प्रकार से परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। काल विभाजन का आधार शुल्क जी ने कहा है कि इस काल को 2 प्रकार की भाषा मिलती हैं, तो उन्होंने भाषा के आधार पर ही इसको काल विभाजन किया है। उन्होंने सबसे पहले अपभ्रंश और देशभाषा के आधार पर 12 प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर इसका नाम वीरगाथा काल रखा। तो यह 12 ग्रंथ हैं, इस प्रकार हैं। सबसे पहले अपभ्रंश की 4 रचनाएं। तो ये रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है विजयपाल रासो, नल सिंह ने इसकी रचनाकार हैं। दूसरी है हमीर रासो, जिनके रचनाकार सारंगधर हैं। तीसरी है कीर्तिलता, जो विद्यापति की रचना है। चौथा है कीर्ति पताका, जो विद्यापति की रचना है। तो ये 4 रचनाएं को अपभ्रंश की रचनाओं के अंतर्गत रखा है। बाकी 8 रचनाओं को देशभाषा हिंदी की रचनाओं के अंतर्गत रखा है। तो ये कौन कौन सी हैं? पहली खुमान रासो, जो दलपति विजय की रचना है। बीसलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी की रचना है। जयमयंक प्रकाश केदार भट्ट की रचना है। जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। परमाल रासो जागनिक की रचना है। और खुसरो की पहेलियाँ, जो कि अमीर खसरो की रचनाएं हैं। इस प्रकार उन्होंने 12 ग्रंथों को आधार मानकर इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। 12वीं है पदावली, विद्यापति की पदावली। शुल्क जी के नामकरण पर ऐतिहासिक आपत्ति। तो जो शुल्क जी ने जो प्रमाण वीरगाथा काल नाम दिया है, उस पर भी कई इतिहासकारों ने आपत्ति दर्ज की है। तो बाद के इतिहासकारों, विशेषकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुल्क जी के वर्गीकरण को 3 तर्कों के आधार पर खारिज कर दिया। कितने आधारों पर? तो 3 प्रकार के आधार पर, जो परीक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला है बीसलदेव रासो खुसरो की पहेलियाँ और पदावली वीरगाथात्मक नहीं है, ये श्रृंगारिक और कौतूहल प्रधान रचना है। पहला वर्गीकरण। दूसरा है हमीर रासो और जयचंद्र प्रकाश जैसी रचनाएं मूल रूप से उपलब्ध ही नहीं है, केवल नोटिस मात्र हैं। और तीसरा है
शुल्क जी ने धार्मिक साहित्य सिद्धनाथ और जैन को यह कहकर इतिहास से बाहर कर दिया कि ये शुद्ध साहित्य न होकर केवल धार्मिक सांप्रदायिक शिक्षा हैं, यह उनकी सबसे बड़ी भूल मानी है। तो इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 तर्कों के आधार पर शुल्क जी के वीरगाथा काल को नाम को खारिज कर दिया। चौथे नंबर पे आते हैं स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया, जो कि सर्वमान्य मत है। नामकरण इन्होंने आदिकाल नाम दिया। समय सीमा इन्होंने इसकी समय सीमा 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य मानी है। तो द्विवेदी जी ने आदिकाल की समय सीमा 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य मानी है। द्विवेदी जी का अकादमिक तर्क आदिकाल नाम भ्रामिक हो सकता है। उन्होंने कहा है कि आदिकाल का नाम भ्रामिक हो सकता है क्योंकि यह किसी आदिम या पिछड़े हुए साहित्य का सूचक नहीं, बल्कि यह है काल आगामी भक्ति और रीति काल की सभी शैलियों, छंदों, प्रवृत्तियों की आधार भूमि है। आगे क्यों मान्य हुआ यह नाम? क्योंकि इस नाम के भीतर सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, लौकिक सभी प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां बिना किसी अंतर्विरोध के समाहित हो जाती हैं, इसलिए आदिकाल नाम ही सबसे सर्वमान्य है। तो इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन मतों के आधार पर आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। आगे हैं अन्य इतिहासकारों का काल विभाजन एवं सूक्ष्म तथ्य। तो इसमें पहले नंबर पे आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिनकी रचना काल 1938 माना जाता है। इन्होंने इसे 2 भागों में बांटा है। इससे प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला है संधि काल, जिसकी समय सीमा 750 से 1000 संवत मानिए। इसमें अपभ्रंश भाषा का साहित्य आता है। दूसरा है चारण काल, संवत 1000 से 1375, जो कि शुल्क जी का वीरगाथा काल है। तो इस प्रकार राम कुमार वर्मा ने आदिकाल के 2 नाम दिए हैं, संधि काल और चारण काल। इनसे प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने इसकी समय सीमा 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी मानी है। नामकरण इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम आदिकाल को दिया। राहुल सांकृत्यायन जी ने तर्क दिया कि सिद्ध शब्द इस काल की रचनाओं, कारों, कवियों का सूचक है और सामंत शब्द उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों, आश्रयदाताओं का सूचक है। इस आधार पर उन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। नेक्स्ट है डॉक्टर बच्चन सिंह, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने आदिकाल को सीधे अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य का उदय कहना उचित माना। तो बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य का सूचक नाम से पुकारा है, और इसकी समय सीमा उन्होंने 7वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने शुल्क जी के वीर गाथा काल को थोड़ा परिचित करके वीर काल नाम दिया। तो विश्वनाथ प्रसाद ने आदिकाल का नाम क्या दिया? तो वीर काल। यह प्रश्न भी MP असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुरेली और धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने भाषा के आधार पर इसको अपभ्रंश काल कहा। क्या कहा? अपभ्रंश काल।
छठवां और लास्ट, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। आदिकाल से संबंधित परीक्षा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण तथ्य। इन 3 बिंदुओं के आधार पर हम याद रख सकते हैं कि पहला है बीज पतन काल, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम दिया है। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे विशेष रूप से ध्यान रखें कि बीज पतन काल नाम किसने दिया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ से हिंदी साहित्य अंकुरित हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस काल को बीज पतन काल नाम दिया। दूसरा है अंधकार काल, आधार काल जैसे नाम यह दर्शाते हैं कि साहित्य का व्यवस्थित रूप अभी बन रहा है। तो इस आधार पर तीसरा मत यह निकलता है कि सर्वमान्य नाम आदिकाल है और इसकी प्रमाणिक समय सीमा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी या शुल्क जी के अनुसार 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी ही सर्वमान्य समय सीमा मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे आदिकाल के नामकरण और काल विभाजन के महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हें विशेष रूप से याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।